नमस्कार, आज की धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ ए टू जेड बिल्कुल पढ़ेंगे। इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे और लास्ट तक हम देखेंगे कि महात्मा गांधी को भी नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला नॉमिनेट करने के बाद। तो दोस्तों, वेलकम टू एक स्कूल बाय रोहित। शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार क्या है? नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज़ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल प्राइज़ या अवार्ड है। ठीक है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, मेडिकल, इकोनॉमिक साइंस। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। किसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं या नोबेल पुरस्कार का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो एक शख्स का नाम याद रखना है, अल्फ्रेड नोबेल। इनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इनके वसीयतनामे के अनुसार ही इनका गठन हुआ था नोबेल पुरस्कारों का। ये एक इंजीनियर थे, एक इन्वेंटर थे। ठीक है, इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट आप जानते हैं, बम बनाने में यूज़ होती है और एक विस्फोटक पदार्थ है ये। और इसके साथ साथ 355 और पेटेंट इनके नाम पर हैं, यानी कि 355 और आविष्कार किए थे इन्होंने। यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने मानवता की भलाई के लिए ही काम किया। आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब शुरुआत करते हैं। जैसे कि 1901 तक नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। उसके बाद 1968 में इकोनॉमिक साइंस को भी ऐड कर दिया, यानी कि 1968 से इकोनॉमिक साइंस में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे, अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसको देने का काम और निर्णय किसने लिया? तो स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक। उसके प्रादुर्भाव से इन पुरस्कारों का आवंटन किया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और हम बात करेंगे पर्पज़ क्या है नोबेल पुरस्कार को देने का। दोस्तों, इसका एम, इसका पर्पज़ साफ है। जो भी व्यक्ति कोई मानवता के कार्य के लिए, मानवता के लिए, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है, मानवता के क्षेत्र में योगदान देता है, तो उसको नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। ये इसका पर्पज़ है। ठीक है, कोई अचीवमेंट है किसी व्यक्ति की और कोई लिटरेचर में अच्छा काम कर रहा है जो मानवता के लिए युग युगांतर तक याद रखा जाएगा। और इसका सिलेक्शन देख लेते हैं। सिलेक्शन बहुत ही आसान है इसका। ठीक है, तो जैसे 6 क्षेत्र हैं इसमें, तो उसी हिसाब से समितियां बनी हुई हैं। वो समितियां इनको जांचने का काम करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं, समीक्षा करती हैं। ठीक है, जैसे आजकल लोग दूसरों की समीक्षा करते हैं, ज्ञान को घंटे का होता नहीं, लेकिन समीक्षा ज़रूर करते हैं। लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये प्रेस्टिजियस कमेटी हैं। ये समीक्षा करती हैं, डिसाइड करती हैं कब किसे दिया जाना है। जैसे शांति की बात करें, शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, वो नॉर्वे की कमेटी डिसाइड करती है। ठीक है, नॉर्वे की नोबेल समिति, ठीक है, ये देती है। और एक बात और याद रखना, शांति के पुरस्कार यानी कि पीस नोबेल प्राइज़ ओस्लो में दिए जाते हैं। ओस्लो में, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ठीक है, और अन्य क्षेत्रों में अदर की बात करें तो स्वीडिश इंस्टीट्यूशन इनके लिए जिम्मेवार है। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना, स्वीडिश इंस्टीट्यूशन। जो अन्य सभी बच गए हमारे। और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की एनिवर्सरी होती है, यानी कि पुण्यतिथि, यानी कि इस दिन इनका देहांत हुआ था, को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसको याद रखना, 10 दिसंबर। और कहाँ दिए जाते हैं तो ये भी जानना चाहिए आपको। स्वीडन के स्टॉकहोम में, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम ही है, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। और क्या मिलता है तो दोस्तों, इसमें एक मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा और कुछ कैश। हालांकि कुछ कैश कुछ नहीं होता, बहुत बड़ी रकम होती है। और ये रकम जो कैश होता है, ये डिपेंड करता है नोबेल फाउंडेशन फंड पर कि भाई कितना उनका जुगाड़ है, कितना इनको इस बार धनराशि देनी है। ठीक है, तो ये काम है नोबेल फाउंडेशन फंड का। अगर हाल फिलहाल की बात करें, वर्तमान में कितना प्राइस, कैश प्राइस देते हैं ये, तो दोस्तों याद रखना, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, SE के लिखते हैं इसको ऐसे, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अब आपको लगेगा कि भारतीय रुपये में बताओ, तो भारतीय रुपये में करीब करीब 7 करोड़ 45 लाख के आसपास ये बनता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी रकम है। कुछ लोग तो सोच रहे 1-2 करोड़ मिल जाए उसमें पूरी ज़िंदगी कट सकती है। बहरहाल आगे देखते हैं। भाई कुछ शख्स हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, उनको याद रखना है। मैडम के फ्रेंड जॉन ली को मिला। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला? मैडम के फ्रेंड जॉन ली को मिला। ये मतलब ट्रिक है, ऐसे याद कर लोगे आप। तो देखो, मैडम से है, मैडम मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी।
तो मैडम से याद रखना, मैडम मेरी क्यूरी, मेरी नहीं, नाम ही उनका है मेरी क्यूरी। और फ्रेंड से याद रखना, फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, बहुत ही प्यारा नाम है, फ्रेडरिक सेंगर। और जॉन से याद रखना है, जॉन बार्डिन, देखो कितना अद्भुत नाम है, कभी सुना है आपने ये नाम, जॉन बार्डिन, मुझे प्यार हो गया इस नाम से। और ली से है लिनस पोलिंग, लिनस पोलिंग, इन भाई साहब का नाम है लिनस पोलिंग, याद रखना है आपने। मैडम मैरी क्यूरी, फ्रेडरिक सेंगर, जॉन बार्डिन और लिनस पोलिंग, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। बहुत ही अद्भुत प्राणी हैं, ठीक है, मतलब गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड इंसान है ये। मैडम मैरी क्यूरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनको 2 बार तो मिला, लेकिन किस किस में, एक बार फिजिक्स में मिला, एक बार केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में 1911 में, फिजिक्स में 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। फिजिक्स में क्या करा, रेडियो एक्टिविटी की खोज इन्हीं ने की थी, रेडियोधर्मिता जिसको बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इसका इस्तेमाल बोझ वगैरह बनाने में, एयरप्लेन के पार्ट्स बनाने में, कंपोनेंट बनाने में, बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। और केमिस्ट्री में इन्होंने 2 एलिमेंट की खोज की थी, याद रखना है, एक है रेडियम और दूसरा है पोलेनियम, रेडियम पोलोनियम। उम्मीद करता हूँ ये प्यारे नाम भी आपको याद हो गए होंगे, रेडियम और पोलोनियम, 2 एलिमेंट इनकी खोज की थी। अच्छा, इनका उपयोग देख लेते हैं। तो जैसे कि थर्मल जनरेटर में इनका उपयोग होता है, और न्यूक्लियर वेपन बनाने में इनका उपयोग होता है। और अगर बात करें हम, तो एंटी स्टैटिक, याद रखना, एंटी स्टैटिक डिवाइसेस में इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और रेडियम पहले तो इसको कैंसर के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज इससे बेहतर विकल्प हैं। फिर भी मैडम मैरी क्यूरी के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनका नाम नहीं काम बोलता है, वो काम ही ऐसे करते हैं, ठीक है। और याद रखना, ये दोनों खेलना मत, ये बहुत ही खतरनाक और जहरीले हैं, आपकी जान ले सकते हैं, कभी इनको इनके साथ खेलने लग जाओ, इनसे बच के रहना है आपको। अब आगे बात करते हैं यंगेस्ट नोबेल पुरस्कार विजेता, यंगेस्ट नोबेल लॉरेट। तो कौन थे यंगेस्ट, वो थी मलाला यूसुफजई, जैसा कि आप सभी जानते हैं इनको, मलाला यूसुफजई को, ठीक है। ये पाकिस्तान की हैं, एक शांति के लिए इनको पुरस्कार मिला था, और इनकी उम्र 17 साल थी। कुछ लोग 17 साल में, बस क्या ही कहूँ उनके बारे में, और कुछ इतने महान हैं कि उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। याद रखना, इनके साथ हमारे भारत के एक महान शख्स थे जिनका नाम था कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, दोनों को एक साथ नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे इस चीज़ को, शांति के लिए मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं मलाला यूसुफजई के बारे में, ठीक है। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने 17 साल की उम्र में, मतलब पहले से लगी हुई थी, के लिए इन्होंने जो है संघर्ष किया। तालिबान से ये लड़ी, तालिबान के साथ उनके खिलाफ हुई, उनके अगेंस्ट हुई, और लास्ट में तालिबान ने इनको गोली मार दी थी। उम्मीद करता हूँ आप इस घटना से परिचित होंगे। और कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में, ये बहुत ही महान शख्स हैं, ठीक है। इन्होंने हज़ारों लाखों बच्चों का जीवन बदल दिया, उनको मजदूरी से, बंधुआ मजदूरी से, बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने मुक्ति दिलाई। बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्होंने काम किया, बच्चों के अधिकारों के लिए इन्होंने काम किया, मतलब एकदम महान शख्सियत थे। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, याद रखना किसने चलाया था, कैलाश सत्यार्थी जी ने, जी मतलब लगाना भूलना, ठीक है। तो बचपन बचाओ आंदोलन, इसमें इन्होंने 80,000 बच्चों को बचाया। ये इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में इन्होंने अपना जो है एक मुहिम चलाई। और कुछ बंधुआ मजदूर थे बच्चे, तस्करी में जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, तो इन सब से कैलाश सत्यार्थी जी ने बचाया। इनका योगदान भी युगों युगांतर तक याद रखा जाएगा। मतलब हमारे देश में इतनी महान शख्सियत हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, कुछ लोगों को तो BTS ही पसंद है। बहरहाल इन्हीं की वजह से राइट टू एजुकेशन, इन्हीं की वजह से आया, याद रखना, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल की उम्र के जितने बच्चे हैं, कंपलसरी फ्री एजुकेशन उनको मिलेगी। तो अब देखते हैं ओल्डेस्ट नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो वो हैं जॉन वी गुड इनफ, इनके तो नाम में ही गुड है, गुड इनफ, मतलब उम्र भी कोई बाधा नहीं होती, हम कभी भी किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। ये इन साहब ने कर दिखाया 97 वर्ष की उम्र में, जिस उम्र में हमारे यहाँ लोगों की टांगें कवर में लटक जाती हैं। और 3 बार किस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पुरस्कार मिला, रेड क्रॉस को, याद रखना 3 बार रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला है। और फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन, उनका नाम है, बहुत ही अद्भुत नाम है, राल्फ बंच,
राल्फ बंच। हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं कब मिला था, लेकिन फिर भी याद रख लो 1950 में शांति के लिए राल्फ बंच को नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, रुडयार्ड किपलिंग के बारे में याद रखना आपको। ये 41 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के साहित्यकार बने नोबेल पुरस्कार पाने वाले। लिटरेचर में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1907 में, और इनकी बुक थी द जंगल बुक। आप सभी इससे अवगत होंगे। द जंगल बुक, उसमें कुछ नहीं, मोगली की स्टोरीज़ हैं। ठीक है, तो आप देख लें मोगली की स्टोरी कितनी हमें हास्यास्पद और मनोरंजक लगती है, और बहुत प्रेम है हमें इनकी कहानियों से। अब देखते हैं भारत के वो महान पुरुष जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो याद रखना है, बस छोटी सी एक बेवकूफ़ भरी एक ट्रिक है, लेकिन याद करने के लिए बहुत अच्छी है। तो बस ये कुछ आपके सामने है। रवि सर, हमारे सुबह आम नहीं बिके। तो सॉरी दोस्तों, वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। रवि से याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लो, यहाँ बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई है। रवि से रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनको साहित्य में मिला था। और सर से सर चंद्रशेखर, याद रखना, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, जैसा कि आपको पता होगा, और सर वेंकटरमन को 1930 में है से याद रखना है हमें। क्या याद रखोगे? हरगोविंद खुराना, ऐसे हरगोविंद खुराना। और 1968 में मिला था। अच्छा, पहले फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय तो सर चंद्रशेखर वेंकटरमन कह देना। ठीक है, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में, मेडिकल में मिला था। तो पहले भारतीय ये हो गए यहाँ पे वो चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। और मैं से मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा, इनको पीस यानी शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखना, इनके जैसी मैंने इनफ गुड डिसेंट लेडी मैंने आज तक नहीं देखी, जो एकदम मानवता के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहती थी। सुबह से याद रखना है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। ठीक है, और आम से क्या रखना, अमर्त्य सेन। ठीक है, इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, और ना से याद रखना है, नीचे लिख देता हूँ, वीएस नाइपोल। वीएस नाइपोल, ना से याद रखना, वीएस नाइपोल। ठीक है, वीएस नाइपोल। और बी से हमें फिर याद रखना है वेंकटरमण, वेंकटरमण रामकृष्णन। वेंकटरमण रामकृष्णन, केमिस्ट्री के लिए यानी कि रसायन शास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और कैसे कैलाश सत्यार्थी, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था, कैलाश सत्यार्थी जी, इनको मलाला के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आगे दो चार इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो देख लेते हैं, फिर 2024 के नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे। अच्छा, और इनमें याद रखना है, जैसे कि रोनाल्ड रोस, भाई इनका कहीं ना कहीं संबंध भारत से रहा है। ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ था, रोनाल्ड रोस का। ठीक है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना। और अगर हम देखें अभिजीत बनर्जी, जिनको अभी ही मिला था, अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। मतलब इनका कहीं ना कहीं संबंध भारत से रहा है, या तो भारत में आके रहने लगे, या फिर इनका जन्म भारत में हुआ है। वैसे ही दलाई लामा है, ठीक है, जो अभी आजकल यहाँ हिमाचल प्रदेश मंडी में रह रहे हैं। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और रुडयार्ड किपलिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इनका जन्म यहाँ बॉम्बे में हुआ था। तो इतनी महान शख्सियत है हमारे देश में, जिनको आधों को तो हम जानते तक नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो क्वालिटी फिर से थोड़ी सी गायब होती दिख रही है। अब पढ़ेंगे हम आंग सान सूकी। आंग सान सूकी एक म्यांमार की लेडी है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे मतलब एकदम ये इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड महिला लगी। और आयरन लेडी कह दें तो कोई वो नहीं होगा। इनको 1991 में नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन ये कहना गलत होगा। हालांकि एग्ज़ाम के नज़रिए से कह सकते हैं हम 1991 में, लेकिन इनको 1990 में इनके लिए जो है घोषणा हुई थी। एक बार याद रखना एक बात और, 1989 से 2010 तक इस लेडी को नज़रबंद रखा गया था, यानी कि जेल में रखा गया था। 1989 से 2010 तक आप समझ सकते हो, एक लेडी को जेल में रखा गया नज़रबंद करके। देखते हैं 1990 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई कि भाई आंग सान सूकी को मिलेगा ये नोबेल पुरस्कार, लेकिन इनको 2012 में नोबेल पुरस्कार मिला।
आप अंदाज़ा लगा सकते हो 22 साल के उपरांत इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये एक महान शख्सियत हैं म्यांमार की। इनके बारे में पढ़ना आप। हालांकि इनकी रोहिंग्या मुसलमान के टाइम में थोड़ी सी चरित्र थोड़ा धूमिल हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन बहरहाल छोड़ते हैं इस बात को। जैसे हम म्यांमार के बारे में बात करते हैं, भाई इसका पुराना नाम वर्मा था और रंगून इसकी कैपिटल थी। और याद रखना, भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार भारत से अलग हुआ था, यानी कि वर्मा भारत से अलग हुआ था। और एक और खूबसूरत बात मैं इतिहास की बता देता हूँ, बात कर ही रहे हैं तो। जैसे दिल्ली में से बहादुर शाह जफ़र जो थे, बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुगल सम्राट जो थे, उनको रंगून जेल में भेजा गया था और फिर वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मकबरा भी रंगून में बना है, भारत से बाहर कह सकते हैं। और दूसरा है जहांगीर, जिसका लाहौर में है। छोड़ो, ये तो पुरानी बात होगी इतिहास की। अब देखते हैं म्यांमार में क्या है दोस्तों। अब इस पे बात करें, थोड़ा कर ही लेते हैं। बौद्ध धर्म है मुख्यतः वहाँ पे, ठीक है। और जो वहाँ के मंदिर हैं उनको पैगोडा बोला जाता है, पैगोडा। मंदिरों को बोला जाता है पैगोडा, ठीक है। और उनका कलर होता है सुनहरा, सोने जैसा, गोल्डन। इसलिए स्वर्ण पैगोडा का देसी म्यांमार को बोल देते हैं, याद रखना। इंडिया में देखें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बना तो वो पैगोडा डिज़ाइन में ही है, लेकिन उसका रंग काला है, इसलिए ब्लैक पैगोडा बोल देते हैं इसको, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। बस इतना ही है। और एक दो बात और देख लेते हैं हम यहाँ पे। बस ये याद रखना कि भाई सन टेम्पल जो है इंडिया का, वो ब्लैक पैगोडा बोलते हैं उसको, क्योंकि उसका रंग काला है। अब देख लेते हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं आंग सान सू की फिर वहीं आ गए, तो इनकी एक पार्टी है NLD, 2020 में सत्ता में आ गई थी, ठीक है। एक मतलब, लेकिन जो सेना, जिसको वहाँ जुंटा भी बोलते हैं, जुंटा शासन, 1 फरवरी 2021 को इनको पकड़ के अंदर कर दिया बंद, और मिलिट्री रूल लागू हो गया। तब से ही तख्ता पलट चल रहा है म्यांमार में। लेकिन ये लेडी शुरू से ही अपनी जवानी के दिन से बुढ़ापे तक की सेना के खिलाफ, और यूँ कहे तो तानाशाह के खिलाफ लड़ती आ रही है अपने पिताजी की तरह। तो इनको 20-20, 22-22 साल इनको जेल में रखा गया। अब थोड़ी दोस्तों बात कर लेते हैं हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है, जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गीतांजलि की। तो इसकी जो मूल भाषा थी वो बांग्ला में लिखा गया था, बांग्ला लैंग्वेज में। इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, ठीक है। शब्दों के जादूगर कहें तो वो रविंद्रनाथ टैगोर, कोई गलत नहीं होगा। और याद रखना है, हिंदी भाषा में अभी तक कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। और ये हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है कि हमारे लिए क्या, नोबेल प्राइज़ जो कमेटी है उसके लिए दुख की बात है। मुंशी प्रेमचंद को वो जानती नहीं अभी, रामधारी सिंह दिनकर को जानती ही नहीं अभी, जानती तो उनको 10-10 नोबेल पुरस्कार दे चुके होते अब तक। और गीतांजलि में कुछ नहीं, भगवान, आध्यात्म, प्रकृति के बारे में बताया गया है। इसी से हमने जनगण मन लिया था, इसी में छपा था जनगण मन भी, ठीक है। और एक और याद रखना जी के क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसको अपना लिया गया था। और दूसरी बात हमें याद रखना है कि 2 व्यक्ति हुए जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लेने से ही मना कर दिया। एक तो USSR का, जो आजकल रशिया है, उसका नाम, एक का नाम था बोरिस पास्तनाक। बहुत ही अच्छा प्यारा नाम है, मुझे इस नाम से प्यार हो गया, बोरिस पास्तनाक। बोले मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका नोबेल पुरस्कार, ले जाओ। और दूसरे हमारे महान फिलोसफर, ठीक है, जब भी इनका नाम ले तो 2 बार कान पे हाथ लगाया करूँ। इनका नाम था जॉन पॉल सार्त्र, सार्त्र के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। एक फिलोसफर थे बहुत बड़े ये। इनके नाम से मतलब फिलोसफर जो है ना, पैर हिलते थे, उन्हें काँपते थे इनके नाम को सुन के। ये फ्रांस के थे भाई साहब। और अस्तित्ववाद, एक्सटेंशनलिज्म और मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवाद के बारे में इन्होंने अपने लेख लिखे, अपनी बातें बताई, और इन चीज़ के लिए इनको जाना जाता है, जॉन पॉल सार्त्र, ठीक है। बहुत ही खतरनाक लेखक थे। अब फिलोसफी की बातें शुरू होगी नोबेल प्राइज़ में, चलो कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। सॉरी, अस्तित्ववाद। तो क्या है अस्तित्ववाद, आपको बताता हूँ इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको समझ में आएगा और आपको फिलोसफी से थोड़ा प्यार हो सकता है। जैसे देखो इनका क्या कहना था, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि मानव का जो है ना, सॉरी, इनका मानना था कि व्यक्ति का अस्तित्व उसके कार्यों से निर्धारित होता है। व्यक्ति का अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस है, उसके कार्यों से, उसके कर्म से निर्धारित होती है, ठीक है, ना कि पहले से निर्धारित किसी सार से। गीता में भी यही कहा गया, कर्म की प्रधानता हमें गीता में भी देखने को मिलती है। इन्होंने भी यही कहा कि कार्यों से तुम्हारा एग्जिस्टेंस जो है निर्धारित होगा, ना कि पहले से पूर्व निर्धारित किसी सार से। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कि रोहित नाम का एक मास्टर है तुम्हारा, मैं ही हूँ रोहित, ठीक है। मान लें कि मेरे माता पिता, पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई इसको डॉक्टर बनाना है,
ठीक है, क्योंकि उनके अनुसार ये एक प्रतिष्ठित करियर है, पैसा है इसमें, नाम है इसमें, थोड़ा बहुत जो भी है मतलब। तो डॉक्टर बनेगा तो अच्छी बात है, मतलब मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मेरे जीवन का सार ही क्या है, डॉक्टर बनना है, कि भैया डॉक्टर बन जाए, बस यही है। क्योंकि पूर्व से निर्धारित हो गया और उनके अकॉर्डिंग ये भी होगा कि मेरे जीवन का सार ये है। लेकिन नहीं, मैं अपनी फैमिली का अगेंस्ट गया। मैंने कहा कि मुझे बनना है एक अध्यापक, और धीरे धीरे मैं एक सफल अध्यापक बन गया। आज लाखों लोग आप जैसे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाखों तो नहीं, हाँ 100-200 तो देख ही रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। तो मैं सफल हो गया, धीरे धीरे मैं एक सफल टीचर बन गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व और पहचान उसके काम से निर्धारित होती है, ना कि उसके माता पिता या किसी अन्य के पूर्व निर्धारित इच्छाओं से। यही अस्तित्ववाद है। ओ माय गॉड, मैं इतना अच्छा बता देता हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं था, मुझे खुद पे प्राउड सा फील हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना भाई, पूर्व निर्धारित इच्छाओं से कुछ नहीं होता। और अगली बात करते हैं हम, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे सदियों से। तो 2024 में लिटरेचर यानी साहित्य के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो याद रखना, साउथ कोरिया की एक लेडी है। ठीक है, बहुत फेमस लेडी है, आपने तो शायद नाम आप सुन रहे हो उसका, लेकिन बहुत फेमस लेडी है। इनके बारे में जानना, इनकी पुस्तकों के बारे में जानना। ठीक है दोस्तों, तो 1 मिनट रुकना, इसका थोड़ा सा, हाँ आ गया, ठीक हो गया। इनका नाम है हान कांग, हांगकांग से, याद रखना हान कांग। ठीक है, इंटेंस पोइटिक प्रोज, इंटेंस पोइटिक प्रोज यानी कि गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इन्होंने हमेशा मानवता के लिए ही लिखा है। मैं बात करूँगा अभी इस पर। ठीक है, तो याद रखना कि इन्होंने क्या लिखा है, किस तरीके से लिखे अपने उपन्यास, अपने गद्य पद्य जो भी है। तो हिस्टोरिकल ट्रॉमा फ्रेजिलिटी, हिस्टोरिकल ट्रॉमा फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हिस्टोरिकल ट्रॉमा फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। इनके बारे में पढ़ना, इनको बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। दोस्तों बात करते हैं फिजिक्स भौतिकी का, इसमें किस किस को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखना, पहला बहुत ही प्यारा सा नाम है जॉन जे होपफील्ड, जॉन जे होपफील्ड। दूसरा नाम है जेफरी हिंटन, जॉन जे होपफील्ड और जेफरी हिंटन। भाई क्या किया इन्होंने, देखो मैं आसान शब्दों में बताता हूँ अपनी भाषा में। इन्होंने क्या कहा कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको आसान बना दिया इन्होंने, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसान। कैसे? यूजिंग इनोवेटिव अप्रोच, इनोवेटिव अप्रोच से ना कॉम्प्लेक्स जटिल चीज़ें थी, जटिल समस्याएं थी, उनको आसान बना दिया। ये था शॉर्ट में। ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ मेंटोस ज़िंदगी, थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं इसके बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ में आएगा। बाकी कहीं और से पढ़ लेना, वहाँ से समझ आए तो अच्छी बात है, पर उम्मीद करता हूँ कि यहाँ बेहतर समझ में आएगा। मशीन लर्निंग, या यूँ कहे ना मॉडर्न एआई को इन्होंने थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो आसान बना दी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने और भी आसान कहें तो डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसका क्या क्या है, इसकी खोज की है या इसको बनाया है इन्होंने। इसके बारे में देखो, धीरे धीरे पढ़ते हैं। पहली चीज़ इनके बारे में, होपफील्ड नेटवर्क। एक क्या दिया इन्होंने हमें, होपफील्ड नेटवर्क। ये क्या है, इसका क्या काम है? होपफील्ड नेटवर्क सीधी भाषा में कहें तो डाटा पैटर्न है, उसको स्टोर करेगा, एनालाइज करेगा और रिकन्स्ट्रक्ट, पुनः निर्माण भी कर सकता है, जिसको इन्होंने नाम दिया होपफील्ड नेटवर्क। ये इन्होंने बनाया। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों कोई भी इमेज सोचो, कोई भी, मान लो से कुछ हिस्सा ढक गया, ठीक है, तो क्या होगा? ढक गया या ब्लर हो गया या कट गया या नहीं दिख रहा ना, या नहीं बन पा रहा, तब क्या होगा? जो नेटवर्क है, ठीक है, होपफील्ड नेटवर्क है, वो अपनी मेमोरी से, अपने आप से उस आधार को या वो जो खाली जगह है उसको भर देगा ये। ठीक है, आप समझोगे नहीं, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन नायाब 21वीं सदी की खोज है ये। और दूसरा इन्हीं भाई साहब का जो काम था वो था बोल्ट्जमैन मशीन, बोल्ट्जमैन, BOLTZMAN, बोल्ट्जमैन मशीन। ये कैसे लाभ देगी हम सबको? ठीक है, मान लो बहुत सारे इमेज के विकल्प हैं हमारे साथ, ये 4 विकल्प हैं हमारे साथ, मान लो कि बहुत सारे विकल्प हैं इमेज के हमारे पास, इनमें से कोई अच्छा विकल्प चूज करना हमें किसी और चीज़ के लिए। मान लें कि हमें एक कुछ बनाना है, इसके लिए हमें एक अच्छा विकल्प चूज़ करना, लेकिन विकल्पों का भंडार है, क्या चूज़ करें हम, क्या इसमें लगाएं, कौन सा अच्छा विकल्प है? तो जो मशीन है, बोल्ट्जमैन मशीन है, वो क्या करेगी? इवेल्युएट करेगी इसका, इन सब का मूल्यांकन करेगी और सही विकल्प चुनने में हमारी हेल्प करेगी। इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन मशीन।
ठीक है। और तीसरा काम अभी पढ़ेंगे हम इनके बारे में क्या था, बस ये याद रखना कि भाई बेस्ट विकल्प चूज़ करके ये हमें देगी। बोल्ट्जमैन मशीन इनका नाम दे दिया बना के इन्होंने। और तीसरा काम क्या किया इन्होंने मैं बताता हूँ, उसका नाम है डीप लर्निंग, यानी कि गहन शिक्षण। डीप लर्निंग, गहन शिक्षण। इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो है ना, कंप्यूटर पैटर्न है, कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, उसको पहचानने में कंप्यूटर की मदद करेगी, यानी कंप्यूटर उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेगा। याद रखोगे इस चीज़ को, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को या कोई कंप्यूटर का पैटर्न है उसको पहचानने में सक्षम बनाती है ये डीप लर्निंग, ठीक है। और आसानी जिसको कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यूजिंग वॉइस असिस्टेंट द टेक्नोलॉजी लर्न्स फ्रॉम न्यूमरस वॉइस सैंपल टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। दैट्स इट, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम केमिस्ट्री के लिए, यानी कि रसायन शास्त्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला। तो याद रखना है, बहुत ही प्यारा सा नाम है, ठीक है। 2-3 नाम है इसमें, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। एक तो नाम है डेमिस हसाबीस, हंसते 20 रुपये मिल गए उसको, डेमिस हसाबीस, ठीक है। दूसरा डेविड बेकर, बेकार नहीं बेकर, डेविड बेकर। और जॉन जंपर, एक कूदने वाला जंपर है। तो डेविड बेकर का क्या योगदान था इन तीनों की खोज में, इन्वेंशन में, तो याद रखना इन्होंने बहुत ही अद्भुत काम किया है। प्रोटीन के गणितीय डिज़ाइन को इन्होंने बनाया है, प्रोटीन का गणितीय डिज़ाइन, ठीक है। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, ठीक है। और मेंटोस ज़िंदगी में लेके जाता हूँ मैं आपको, तो इन्होंने याद रखना, इन्होंने रोसेटा, याद रखना रोसेटा, इस वर्ड को याद रखना, रोसेटा नामक एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है, ठीक है। ये क्या काम करेगा, ये नई प्रोटीन संरचनाएं बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। या फिर और इजी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो एक सॉफ्टवेयर है जो ऐसे प्रोटीन बनाने में सक्षम है जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। दैट्स इट, याद रखोगे। मैं साइड में लिख भी देता हूँ, देखो भाई कोई भी सॉफ्टवेयर है एक ऐसा जो प्रोटीन बनाने में सक्षम है, कैपेबल है, ठीक है। लेकिन कैसे प्रोटीन बनाने में, जो नेचुरली हमारी धरती पर एग्जिस्ट नहीं करते, उनको ये बना देगा, ठीक है। बस आसान है। और इसका बहुत बड़ा योगदान है चिकित्सा क्षेत्र में, आप देखने को मिलेगा नई दवाइयाँ बनाने में एटसेट्रा में। ये छोटी चीज़ मत समझना आप इसको। और अब 2 भाई साहब रह गए, डेमिस रह गया और जॉन जंपर रह गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया है अल्फ़ा फोल्ड 2, याद रखोगे अल्फ़ा फोल्ड 2 एक AI प्रोग्राम है, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रोटीन संरचना का पूर्व अनुमान लगा के दे देगा कि हाँ भाई ये हो सकता है, इसका पूर्व अनुमान और प्रोटीन संरचना का आपको दे देगा, ठीक है। जैसे आजकल मौसम बताने वाले ऐप है ना, वो बताते हैं भाई आज मौसम ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, बारिश होगी, गंजी टाँट बाहर लेकर मत निकलना, ओलावृष्टि हो सकती है, दैट्स इट। वैसे ये है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये हेल्प करेगी हमें पर्यावरण को जानने में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, नई दवाई बनाने में, मानव जाति का बहुत ज़्यादा भला होने वाला इन चीज़ों से, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इनका क्या लाभ होगा, नई दवाई बनाने में, पर्यावरण की दृष्टि से, स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से, ये मानव जाति के ऊपर एक एहसान मानो, ठीक है। फिजियोलॉजी कहो या मेडिसिन कहो या चिकित्सा कहो, इसमें नोबेल पुरस्कार जो मिला है, बहुत ही प्यारे प्यारे शख्स हैं 2। एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस, दूसरे का नाम है गैरी रूबकिन। हालांकि मुझे बोलना नहीं आ रहा, पर फिर भी आप भावनाओं को समझ जाओ। गैरी रूबकिन, RUBKUN, गैरी रूबकिन, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। इन्होंने क्या किया है, देखो जो माइक्रो RNA है जिनको बोलते हैं mRNA, ठीक है, इसकी खोज की है। और क्या बताया है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन की भूमिका, यानी कि माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन की भूमिका के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, चलो मैं टॉस जिंदगी देता हूँ, आप ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों, माइक्रो RNA क्या है, ये मान लो कि एक फैक्ट्री में एक मैनेजर है, ठीक है। फैक्ट्री में एक मैनेजर है, मैनेजर का क्या काम है, भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को वो काम करना है, उसको ये काम करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। वैसे ही माइक्रो RNA है, ठीक है। इसका भी वही काम है कि भाई जीन को किस समय कब एक्टिव करना है, इसका प्रभाव कैसे होता है, ठीक है। दैट्स इट, ये है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। और ये कुछ नहीं है, छोटे RNA मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक बात इन्होंने बताई, जो कि आज तक हमें किसी को पता नहीं थी, हमारे साइंटिस्टों को भी हज़ारों साल में आज इस बात का पता चला है,
ठीक है। अब मैं और अगर नहीं समझ में आया तो छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ठीक है। अब जो जीन होता है, जीन, इसका क्या काम होता है? जीन का काम होता है कि कब, एमआरएनए का काम होता है कि जीन को कब एक्टिव करना है, इसका प्रभाव कैसा रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी बताया था कुछ देर पहले, ये बात याद रखना, आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते, छोटा सा प्लांट है, भाई फल आने का समय कौन डिसाइड करता है? एमआरएनए। फल कब और कैसे विकसित होगा, कौन डिसाइड करेगा? एमआरएनए, ठीक है। और जीन के काम का समय और मात्रा कौन तय करेगा? एमआरएनए। तो छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी तोहफा है ये, ठीक है। तो एमआरएनए यह निर्धारित कर सकता है कि जीन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, भाई ठीक है ना, कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक समय से, एमआरएनए डिसाइड करेगा ये, ठीक है। तो अब इससे क्या हेल्प मिलेगी भाई? लोगों को समझने में, नई दवाइयाँ बनाने में बहुत मदद मिलने वाली है इस चीज़ की, ठीक है दोस्तों। तो आज के 2024 के साइड नोबेल पुरस्कार कंप्लीट हुए, मैंने आपको समझा दिया, मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ में लोगों को समझने में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम एक महान शख्स की, महात्मा गांधी की, कि उनको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला। सोचने वाली बात है, ठीक है दोस्तों। 5 बार, हालांकि 5 बार नॉमिनेट किया गया था गांधी जी को, 1937 में, 38 में और 1939 में, ठीक है। और हाँ, 1947 और 1948, इनको 5 बार नॉमिनेट किया गया भाई गांधी जी को नोबेल पुरस्कार। तो हालांकि नामांकन की अंतिम तिथि से 2 दिन पहले 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की असैसिनेशन हो गया था, हत्या हो गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी 5 बार इनको नॉमिनेट किया, फिर भी नहीं मिला। और ऐसा है कि भाई नॉमिनेशन के बाद अगर कोई मर जाता है या मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ये रूल बना रखा है। हालांकि इनको क्या कहूँ, बस सुबह सुबह मुँह से गाली निकल जाएगी, इससे पहले उन्होंने 2 बार किसी को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया था, ठीक है। तो कुछ आलोचक कहते हैं कि गांधी जी लगातार शांतिवादी नहीं थे और अंग्रेजों के खिलाफ उनके कुछ अहिंसक अभियान हिंसा और आतंक में बदल गए। उसमें से एक 1920-21 में असहयोग आंदोलन था, जिसमें चोरा चोरी में एक भीड़ ने पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, थाने जला दिए गए। लेकिन बात यह है कि 1960 तक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लोगों को ही नोबेल पुरस्कार मिलता था, ठीक है। कुछ पैनल कहते हैं नोबेल पुरस्कार वाले कि वास्तविक राजनेता नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रस्तावक भी नहीं थे, किसी संगठन से नहीं जुड़े। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, भारत रत्न भी नहीं मिला गांधी जी को, लेकिन भारत रत्न या कोई भी पुरस्कार के लिए नामित करना गांधी जी के महत्व को कम करने जैसा है। उनके कार्य अमर है और उनके वार्ड के मोहताज नहीं है वो। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो।